नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जितना कि आसान होता है पॉइंट को समझना या पॉइंट के बारे में सोचना, तब भी हम पॉइंट पर 8 से ज़्यादा क्लासें हमने की। आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को अगर बताएं तो आप दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि एक हम इंक्लिनेशन या स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे, साथ साथ में फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। मतलब जिसको हम स्लोप ऑफ लाइन प्रवणता बोलते हैं, इंक्लिनेशन को झुकाव बोलते हैं। झुकाव या प्रवणता किसी भी रेखा की या फिर रेखा के रूप। जब हम लाइन की बात करते हैं, आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हर एक वो बारीकी जो या तो जिससे प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या फिर अभी पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। हम जब स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे होंगे तो हम उसमें सबसे पहले इंक्लिनेशन देखेंगे, स्लोप देखेंगे, इसके बाद फॉर्म ऑफ लाइन देखेंगे। फॉर्म ऑफ लाइन में हम लाइन को 7 से ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो आज के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इन पर बात कर लेते हैं। हम एक तरह की समरी ऑफ द लेसन या समरी ऑफ द चैप्टर के एक सारांश देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लिनेशन, जिसको आप झुकाव या थीटा बोल सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन, इसी के साथ साथ फॉर्म ऑफ लाइन। जब स्ट्रेट लाइन, जिसको हम हिंदी में सरल रेखा बोलते हैं, पिछली क्लास में पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ चुके हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हम कार्टेशियन सिस्टम पर ही या कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो चीजें पॉसिबल थी उन सब पर बात की। इसके बाद हमने चैप्टर्स पर बात करना स्टार्ट किया तो हमने उस पर पॉइंट पर बात की। तो इसके बाद हमने लाइन सेगमेंट या 2 पॉइंट्स पर बात की। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड जो फॉर्म ऑफ लाइन होती है उस पर कभी बात नहीं की। आज की क्लास में जो किसी भी लाइन, वैसे जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो लाइन में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दैट इज वन डायमेंशन, वो एक विमीय संरचना होती है। साथ साथ में इसमें नो लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है। लेकिन इसी लाइन में हम हर एक बात, जो भी टर्म होगा वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर हम 2 पॉइंट लेकर बात करेंगे। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से हम लाइन सेगमेंट पर बात करेंगे, लेकिन उसको हम यहाँ स्ट्रेट लाइन के रूप में जानेंगे और स्ट्रेट लाइन पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन पर बात करेंगे। इंक्लिनेशन क्या होता है, अगर आपसे साधारण भाषा में कहें तो इसी को आप एंगल बोलते थे। एंगल किसी भी 2 लाइनों के बीच की एंगुलर डिस्टेंस हुआ करती थी जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि हमने क्लास 10 तक ज्योमेट्री पढ़ रखी, उसमें पढ़ते थे। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो इंक्लिनेशन का एक अपना मतलब होता है। वैसे अगर हम आपसे पूछे कि इंक्लिनेशन क्या है तो आप कहोगे कि इंक्लिनेशन थीटा, जैसा कि अभी हमने लिख दिया है। लेकिन इतना हल्का ये है नहीं जितना हम लोग समझ जाते हैं। इंक्लिनेशन में कई बार कार्टेशियन सिस्टम से जब हम जोड़कर पढ़ते हैं तो ये थोड़ा टफ बन जाता है। इस पर प्रश्न भी बनते हैं। इस पर 2 ही प्रश्न पॉसिबल हैं अगर हम इंक्लिनेशन की बात करें। लेकिन जब हम इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तब उन पर कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इंक्लिनेशन देखेंगे और इंक्लिनेशन में हम ये देखेंगे एक्सेस का इंक्लिनेशन, या फिर अभी तक जब हम बात करते थे, जब हम स्लोप ऑफ लाइन की बात करते थे तो हम थीटा का जिक्र करते थे। लेकिन इस थीटा का जिक्र जब हम करते थे तब हम कहते थे कि इसकी ग्रेडियंट की बात करते थे, इसका झुकाव की बात करते थे, वो भी एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ। लेकिन जब अब हम बात करेंगे इस थीटा की, तब ये थीटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होगा। अभी तक हम एक्स एक्सिस के साथ की बात करते थे, अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर करेंगे। अभी हम इस बात को आपको समझाएंगे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कैसे इंक्लिनेशन को दिखाएंगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जो लोग एनडीए वगैरह का एग्जाम देते हैं वो अच्छी तरीके से इंक्लिनेशन से परिचित होंगे और वो जानते होंगे इंक्लिनेशन पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके साथ साथ वो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में तो लगभग सभी लोग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के जो लोग हैं, उनके साथ साथ कई बार एसएससी में भी हम अर्थ एकेडमी में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं। वो फॉर्म ऑफ लाइन भी है।
एक रेखा का रूप भी है। उसके साथ साथ हम स्लोप ऑफ लाइन की बात करेंगे, रेखा के झुकाव या रेखा की प्रवणता की बात करेंगे। स्लोप को ही हम ग्रेडियंट हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। जब हम फॉर्म ऑफ लाइन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि जब हम फॉर्म ऑफ लाइन की जब कभी बात करेंगे तो फॉर्म ऑफ लाइन में ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म ऑफ लाइन में आपको कोई एक दो तरीके बता देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब कभी 2 पॉइंट दे दिए जाए, कभी 2 बिंदु दे दिए जाए और उनकी आपसे पूछ दिया जाए कि अभी तक हम क्या करते थे कि जब 2 पॉइंट दिए जाते थे उनके बीच डिस्टेंस की बात करते थे। हम कहते थे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2। 2 पॉइंट होते थे, हम उनके बीच डिस्टेंस निकाल लेते थे। यूक्लिड ज्योमेट्री में यही डिस्टेंस हमको दी रहती थी कि 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, 4 सेंटीमीटर का। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 2 पॉइंट में जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी, रेखा का रूप होगा, उसको फॉर्म करेंगे। उसको देखेंगे कि जब कभी 2 पॉइंट दे दिए जाए और हमसे फॉर्म ऑफ लाइन पूछा जाए तब हम कैसे निकालेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो एक स्लोप ऑफ लाइन, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा की बात करते हैं, जब लाइन की बात करते हैं, तो आज हम देखेंगे लाइन के जितने भी फॉर्म हमारे आसपास पॉसिबल हैं, 7 से 8 फॉर्म जो भी हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं कि अगर 2 पॉइंट कभी दिए हों या कभी पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात कर दें। जैसे देखो आप इसको ध्यान से, पहले आपसे वो बात कर सकता है कि कभी 2 पॉइंट दे दे। अब आप पूरा पॉइंट चैप्टर पढ़ चुके हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें पॉइंट्स कोई पॉइंट डॉटेड पॉइंट नहीं है कि आपने यहां कहीं भी खींच दिया। ये पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है दैट इज द इंटरसेक्शन प्लेस ऑफ x1 एंड y1 ऑर्डिनेट्स। ये x और y निर्देशांकों का कटान बिंदु है। इसी पॉइंट की हम बात करते हैं तब जब कभी हम बात करेंगे कि जब कभी 2 पॉइंट्स आपको दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनाइए, तो हम कहते हैं, इसको जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म नाम से। 2 बिंदुओं से एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो। जब कभी आपसे इस तरीके से पूछ दे या फिर कभी एक पॉइंट दिया हो और आपको स्लोप दे दे और आपसे बोल दे कि 1 पॉइंट और उसके साथ साथ में आपको स्लोप दे दे, आप समझिए, इसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि कभी 2 पॉइंट दिया हो और आपसे पूछ दे कि इस रेखा का समीकरण बताओ यदि 2 बिंदु दिए हैं, और कभी आपको एक बिंदु दे दे और उस रेखा की प्रवणता m दे दे। अभी हम आपको बताएंगे कि जो रेखा की प्रवणता होती है, जो झुकाव होता है एक्स एक्सिस के साथ, जिसे हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं, उसको हम m से डिनोट करेंगे और थीटा के साथ हम स्पर्शरेखा tan लेंगे तो m = tan थीटा लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, इस सबको हम प्रूव करेंगे, बाकायदा इस सब पर बात करेंगे। इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक इक्वेशन इसी पर बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। जब 2 पॉइंट्स फॉर्म लाइन को हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं, अगर आपको कभी 2 बिंदु दे दिए जाएंगे, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इक्वेशन ज्ञात करो लाइन की, रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तब आप इसके लिए तैयार करेंगे y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1। और जब कभी आपको एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दी होगी, तब इसके लिए आप कई तरीके से याद रखते हैं कि आप कुछ लोग याद रखते हैं कि m बराबर y - y1 अपान x - x1, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि tan थीटा = y - y1 अपान x - x1। जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप याद रखेंगे। अभी सिर्फ हम समरी देख रहे हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमने आपसे बात की, हम इंक्लिनेशन और स्लोप की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम फॉर्म ऑफ लाइन या फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो उसमें पहला हम देखेंगे 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु दिए होंगे, उनसे रेखा का समीकरण में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगी, उन पर बात करेंगे। इसके बाद 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पर बात करेंगे। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, आपने इसको आराम से समझा होगा, ये लीनियर फॉर्म में दी रहती है, ax + by + c = 0। जब हम किसी भी स्लोप की बात करते हैं, किसी भी इंक्लिनेशन की बात करते हैं, दैट इज ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। वो सिर्फ और सिर्फ रेखा के स्टैंडर्ड फॉर्म पर आधारित होती है, मानक समीकरण पर आधारित होती है। तो जो रेखा का मानक समीकरण होता है वो ax + by + c = 0 होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, इसका क्या मतलब होता है, जब हमने पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। उस एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने आपको डिटरमिनेंट सारणी के बारे में बताया। उसी डिटरमिनेंट का प्रयोग करेंगे और उसी के आधार पर आज की क्लास में हम लाइन की इक्वेशंस ज्ञात करेंगे।
मान लीजिए आपको कभी 2 पॉइंट दे दिए हैं और आपसे कहे कि अब आप इक्वेशन बताओ, लाइन ऑफ इक्वेशन बताओ, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म। आप डिटरमिनेंट फॉर्म के आधार पर इक्वेशंस का लाइन का इक्वेशंस बताइए। तब आप क्या करेंगे, तब आप उसके लिए जानते थे कि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तब हम देखते थे कि 1/2 x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। यहां क्या होता था, यहां पर 3 पॉइंट दिए होते। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करेंगे तो आपको यह भी पता होगा कि कोई भी लाइन, हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर लाइन से मतलब लाइन सेगमेंट से होगा। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट की बात करते हो तो उसमें 3 पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। किसी भी लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 2 पॉइंट पर बात करनी होती है। और आपसे कभी 2 पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट के बारे में बता दे और आपसे पूछे कि अब आप फॉर्म ऑफ लाइन बताइए ऑन द बिहाफ ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म। अब आप लाइन का समीकरण बताइए, वो भी ऑन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट का मतलब होता है सारणिक रूप में। तब आप क्या करेंगे कि अब आप इसको लिखने के लिए 1/2 को इधर 0 कर देंगे और x1 की जगह आप x और y1 की जगह y, बाकी यहां पर x1 x2 y1 y2 1 1 1 बराबर 0। इसके आधार पर आप डिटरमिनेंट फॉर्म निकालेंगे। और हमने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो भी आपने अच्छी तरीके से देखा कि जब हम x की बात करते हैं तो x वाली रो, इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। रो भी छुपा लेते हैं और कॉलम भी छुपा लेते हैं। जब हम x1 की बात करते हैं तो x1 की रो को भी छुपा लेते हैं और कॉलम को भी छुपा लेते हैं। जब x2 की बात करते हैं तो x2 की रो और x2 का कॉलम दोनों हम छुपा लेते हैं। तो जब हम फॉर्म ऑफ लाइन में बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, तब जब 3 पॉइंट दिए होते तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे डिटरमिनेंट की मदद से। लेकिन अब हम फॉर्म ऑफ लाइन निकालेंगे वो डिटरमिनेंट की मदद से। जब x को आप लेंगे तो x वाले रो को और x वाले कॉलम को दोनों को छुपा लेंगे। वहीं जब हम और बाकी ये सब जब छुप गए तो बचा सिर्फ और सिर्फ इतना, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y1 माइनस y2। x बाहर रहेगा, अंदर y1 माइनस y2 रहेगा। अभी हम इन पर बात करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि ये कहां से आता है और किस तरीके से इससे हम डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन निकालते हैं। वहीं जब हम x1 की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि x1 वाली रो हम छुपा लेंगे, उसके साथ साथ x1 का कॉलम भी छुपा लेंगे। अगर आप रो भी छुपा लेते हो, कॉलम भी छुपा लेते हो, तो बचा ये y, ये y2, ये 1 और 1। अब हम लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस y2। वही जब x2 की बात करते हैं तो x2 को भी छुपा लेंगे, मतलब इसी की रो को छुपाएंगे और इसी के कॉलम को छुपाएंगे। जब इसके कॉलम को आप छुपा रहे हैं, इसके रो को छुपा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो y 1 और y1 और 1। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम लिखेंगे, क्योंकि x2 की बात कर रहे हैं तो x2 बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, अंदर रहेगा y माइनस y1। ये डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। क्या निकल कर आएगी, उन सबका रिजल्ट क्या होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी हम समरी ऑफ द लेसन, समरी ऑफ चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर का सारांश देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कौन कौन से भी छूटे हैं। तो पहले हम फॉर्म ऑफ लाइन की जब बात करें तो हम 4 फॉर्म ऑफ लाइन देख चुके। इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप, जब कभी आपसे रेखा के अंतःखंड रूप की बात की जाएगी तब ये बात आप समझ लेना, इस इक्वेशंस को हम x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 से डिनोट करेंगे। और इस इक्वेशन को जो हम डिनोट करेंगे, इसको कहां से फाइंड आउट किया उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बाद में के मतलब जब हम इंटरसेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये आखिर में आता कहां से। तो जो जैसे कि अगर आपको हर एक लाइन के बारे में बताने लगे तो जब दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो पहले आप समरी देखिए, इसके बाद एक एक टॉपिक को हम करते चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार स्टैंडर्ड लाइन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन रहेगा उस पर सवाल जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात हम करेंगे, वो कहां से आया उन पर बात करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी आप फिलहाल ये याद रखेंगे कि इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है। एक नॉर्मल आपको दिमाग में ओवरव्यू रहना चाहिए। हम आप ही से कह रहे हैं कि आपको दिमाग में ये ओवरव्यू रहना चाहिए कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। कभी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दी जाए तो इसको हम नेमिंग क्या करेंगे, इसका नामकरण क्या करेंगे, तो आप इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप। इसके साथ साथ हम देखते हैं नॉर्मल, और हमने स्टैंडर्ड पढ़ी। इसके बाद एक और होती है नॉर्मल, जहां a और b जो होता है ये x और y पर काटा गया इंटरसेक्शन पॉइंट, या a और b जो होता है इसको आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ा था तो आराम से समझ लिया था a और b क्या है।
वैसे आपको हम अभी भी बता दें कि जो ए और बी होता है वो एक्स और वाई पर चली गई दूरी होती है। जैसे अगर कभी आपसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछ दिया जाए कि ए क्या होता है, तो ए का मतलब ये है कि यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा, बी का मतलब है यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा। इस पॉइंट को हम लिखते थे a, 0, इस पॉइंट को हम लिखते थे 0, b। इसी से जो लाइन बनी है इसी को इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। ये कहां से आया इस पर हम और बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नॉर्मल, या आप जब इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर चुके हैं तो सबसे जो चर्चित में रहती है वो रहती है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। यहां पर अल्फा क्या होता है, जो अभी तक हम स्लोप की बार बार बात कर रहे थे, वहीं जो अल्फा होगा उस अल्फा की बात, या जो पी होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, लाइन से लेकर मूल बिंदु की जो दूरी होगी इसी को हम पी से डिनोट करेंगे। वहीं आपने अगर पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था तो आपने देखा था कि इसी डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते थे और हम वहां पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते थे। हमने आपको बताया भी था कि पोलर कोऑर्डिनेट जब हम शो करते हैं तो आर कामा थीटा से शो करते हैं। वहीं पर जब कभी हमको कॉस थीटा पूछ दिया जाए, साइन थीटा पूछ दिया जाए, तो हम आपको बताया करते थे कि ये आर, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अगर आपसे कॉस थीटा पूछ दिया जाएगा तो यहां पर निकलेगा एक्स अपान आर, और साइन थीटा पूछ दिया जाएगा तो निकलेगा वाई अपान आर। या आपसे कभी पोलर कोऑर्डिनेट की बात की जाती थी तो आप देखते थे कि एक्स अपान आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकलते थे। लेकिन जब पोलर कोऑर्डिनेट को हमें किसी कार्टेशियन सिस्टम पर शो करना होता था तो उसको आर और थीटा से हम शो करते थे, किसी भी पॉइंट को। मतलब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी समझा था, पोलर कोऑर्डिनेट भी सिस्टम समझा था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पिछली क्लास देखेंगे, हमने उनमें बहुत डिटेल समझाया। तो हो सकता है कुछ चीजें अभी आपको मिस कर रही हूं, आपको लग रहा हो कि ये चीज क्या चल रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, तो आपको इसके लिए पिछली क्लास को देखना पड़ेगा। इसी की मदद से एक अगली जो इक्वेशन जो बनेगी उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामीटर से आप समझ सकते हो कि जैसे कि हमने पैरामीटर की बात की तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि पैरामीटर का प्रयोग कहां किया जाता है। पैरामीटर का प्रयोग होता है कहीं ना कहीं जब किसी ना किसी चीज को हम उसको नापते हैं, किसी की मापन के लिए हम किसी ना किसी थर्मामीटर वगैरह प्रयोग करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। इसी तरीके से हम पैरामीटर का भी प्रयोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। जब कभी आपसे पैरामीटर फॉर्म ऑफ लाइन पूछा जाएगा तो आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि x माइनस x1 अपान कॉस थीटा, y माइनस y1 अपान साइन थीटा बराबर r। दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पर जो r होगा वो पैरामीटर होगा ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का पैरामीटर का काम करेगा r। बाकी थीटा के बारे में क्या है, थीटा इंक्लिनेशन है, x1 और y1 के ये पॉइंट है, x और y क्या है फॉर्म ऑफ लाइन को किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए द बेसिक पॉइंट ऑफ लाइन x, y, और उसी लाइन पर अगर पॉइंट दे दिए जाए दैट इज द x1, y1। अभी तक जितने भी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सरल रेखा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें हम इंक्लिनेशन की बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे कि थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए क्या काम करेगा, वाई एक्सिस के लिए क्या काम करेगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें और हमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन फॉर वर्टिकल लाइंस, तब आप क्या बताएंगे। या आपसे कभी पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपसे कभी क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लिए इंक्लिनेशन पूछ दिया जाए, झुकाव पूछ दिया जाए, तब आप उसका उत्तर क्या देंगे। वहीं आपसे अगर स्लोप ऑफ लाइन की बात कर दी जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्लोप क्या है। स्लोप हम प्रवणता से डिनोट करेंगे, जो इंक्लिनेशन रहेगा इसी में हम थीटा के आगे टेन मतलब स्पर्शज्या का प्रयोग करके हम टेन थीटा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इस पर अभी हम बात करेंगे। इसी के साथ हम फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ लाइन में हम दो पॉइंट कभी दे दिए जाए और आपसे इक्वेशन पूछ दी जाए तब आप आसानी से निकाल सकेंगे। इसके लिए हमने बताया y माइनस y1 अपान y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जो दो पॉइंट होंगे वो x1 y1 और x2 y2 होंगे। इसी के साथ जब वन पॉइंट दिया हो, एक मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया, उसने बोल दिया कि एक ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट x1 और y1 से जा रही है। हम इस चीज को आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन पर शो करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप समझें कि अगर आप बाई चांस उसने बोल दिया कि थीटा बराबर 60 डिग्री कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का झुकाव रखती है, साथ साथ में x1 और y1 पॉइंट से होकर जाती है,
तब आप देखेंगे इसके लिए हम पढ़ेंगे m बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, जहां m इज इक्वल टू टेन थीटा रहेगा। क्यों रहेगा उसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रेडियंट किसी भी स्लोप को शो करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m का प्रयोग करते हैं, और वो ग्रेडियंट वो स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम फाइंड आउट करते हैं विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस देन दैट इज द टेन थीटा, तब वो टेन थीटा होता है, और उस टेन थीटा को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m से शो करते हैं, और उसी को टेन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन या m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं। वही हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी। हर एक स्लोप हो, कोई भी ऐसी भी जितने भी क्वेश्चन लाइन पर फॉर्म हो सकते हैं वो सभी कहीं ना कहीं इसी से ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, कहीं ना कहीं जितने भी हमने फॉर्म पढ़े वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन पर बेस होते हैं, इन्हीं पर हम बात करते हैं, इन्हीं पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन की। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन हमने आपको बताया कि जब हम एरिया के बारे में पढ़ते थे, पॉइंट चैप्टर हमने जो पिछला पूरा कंप्लीट किया है उसमें हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट का यूज क्या रहता था, कैसे हम इसका प्रयोग करते थे। उसी डिटर्मिनेंट को हम यहां यूज करेंगे और उससे हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। उसी डिटर्मिनेंट की मदद से अब हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम सारणी की मदद से रेखा का समीकरण निकालेंगे, और उस सारणी की मदद उन पॉइंट्स के लिए होगा जो पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, इन पर बात करने के लिए हमें इस टॉपिक को अलग से पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो उस पर हम और बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समरी याद रखनी है कि हमें पढ़ना क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, तब हम आपको बताएंगे कि रेखा का अंतःखंड रूप जो होता है उसको हम x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। कभी आपको अगर दे दिया जाए कि x पर कटा अंतःखंड फला फला, या x का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज एंड y का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज, और आपसे बोल दिया फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म, या कह दे आपसे कि इक्वेशन को ज्ञात कर, कभी आपसे बोल दे कि a और b कोई अंतःखंड है, अब आपको एक रेखा की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो भी अंतःखंड रूप में, तब आप कैसे निकालेंगे इस बात को हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट भी रहती है, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसी पर एक डिस्टेंस से लेकर क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दो लाइनों के बीच में बात कर देता है और उनके बीच डिस्टेंस की बात की जाती है। ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ के बिहाफ पर ही बनता है, इसी आधार पर बनता है, जिसको लंब रेखा का लंबरूप समीकरण भी बोलते हैं। 5-6 टाइप। इसके साथ साथ हम देखते हैं सबसे लास्ट में 7वां टाइप जो बनता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ये जो बंदे एनडीए की तैयारी करते हैं, जेई मेन वगैरह देखते हैं, उनके लिए पैरामीट्रिक लाइन जो फॉर्म ऑफ लाइन होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एयर फोर्स में कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन अगर कभी आपसे उसने झुकाव दे दिया और एक पॉइंट दे दिया और उसने पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब आर दे दिया जो कि पैरामीटर का काम करेगा किसी भी रेखा के लिए, तब आप कैसे इक्वेशन निकालेंगे। या आप कह सकते हैं कि जब कभी उसने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिक्सअप कर दिया और उस मिक्सअप से आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ दी, तब आपको समस्या हो जाएगी। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इन पर क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको आपको पढ़ाएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम इंक्लिनेशन देखेंगे। इंक्लिनेशन क्या होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर अभी इस कंडीशन में अगर हम आपसे कह दें कि एक ऐसी, पहले आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या वर्टिकल लाइंस होती हैं और क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, और वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस टाइप से होती हैं। आप अगर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वहीं आप जब कभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर दें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये लाइन होती है जो खुद भी किसी प्लेन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आप समझिए, जब कभी हम आपसे बात बता दें, आपसे पूछ दें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपसे अगर कभी हम कह दें कि आप उस थीटा की वैल्यू बताओ, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो आप याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी, वो क्षैतिज रेखाएं कहीं ना कहीं सभी एक्स के पैरेलल होंगी। अगर वो एक्स के पैरेलल होंगी और जो थीटा होता है, उस थीटा का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो हमें बताता है ग्रेडियंट इक्वेशन, झुकाव बताता है किसी भी एक्सेस की पॉजिटिव साइड के साथ। जब हम थीटा की बात करते हैं तो अगर हम आपसे बोलें कि इस थीटा को बताओ, तो आप इस थीटा को किसी भी कार्टेशियन प्लेन में या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस थीटा को यही तो बोलोगे कि थीटा जो होता है वो होता है एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड के साथ झुकाव।
अब अगर हम आपसे पूछ दें कि अब आप एक्स एक्सिस के लिए ही थीटा का मान बताओ, हम ये अब नहीं बोल रहे हैं कि आप एक्स एक्सिस के साथ झुकाव बताओ, जबकि हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लिए ही थीटा का मान बताओ। तो आप याद रखेंगे जब कभी हॉरिजॉन्टल लाइंस या एक्स एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू या इंक्लिनेशन पॉइंट पूछा जाए या इंक्लिनेशन वैल्यू पूछी जाए, इंक्लिनेशन वैल्यू, तो आप याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए इंक्लिनेशन जो होता है वो 0 डिग्री होता है। वही वर्टिकल लाइंस के लिए या वाई एक्सिस के लिए इंक्लिनेशन π/2 होता है। आप इस बात को समझिए कि जो इंक्लिनेशन होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो वो, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए या एक्स एक्सिस के लिए जब कभी आपसे इंक्लिनेशन पूछे, आपसे कोण का मान पूछे, आपसे कहें कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनके लिए इंक्लिनेशन का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा, तो आप सीधे बोलेंगे जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है या भी जो भी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उन सबके लिए हॉरिजॉन्टल 0 होगा, या फिर आप 180 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 0 और 180 दोनों का एक ही वैल्यू होती है, क्योंकि इनको हम स्लोप ऑफ लाइन से देखते हैं, टेन थीटा से देखते हैं, वहां जाकर दोनों वैल्यू समान होती हैं। तो जब कभी हम देखेंगे अगर इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस की जब बात की जाएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में एक्स एक्सिस का जो एंगल रहेगा वो 0 रहेगा, या वर्टिकल लाइंस जिसको हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं इसका एंगल π/2 रहेगा। जब हम स्लोप ऑफ लाइन अभी पढ़ेंगे, जबकि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन याद रखने। पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि फाइंड आउट द इंक्लिनेशन वैल्यू फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, तब आप बताएंगे कि दैट इज द 0 डिग्री। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि वर्टिकल लाइन के लिए आप इंक्लिनेशन वैल्यू बताइए, तब दैट इज द π/2 90 डिग्री। और आप ये समझ सकते हैं कि जो इंक्लिनेशन वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर हम कभी स्लोप में पढ़ते हैं या कभी ढलान में देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट इज द झुकाव विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो झुकाव ही हमें थीटा डिनोट करता है। और वही जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो हम कहते थे कि 2 लाइंस के बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होती है दैट इज थीटा। अब ये दो लाइनें हैं, ये 2 लाइनें ना होकर अब ये 4 किरण आपस में मिलती हैं, किसी पॉइंट से निकलती हैं, और इन्हीं को हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव और इसको एक्स नेगेटिव, इसको वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव के नाम से जाना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक प्रश्न यहां याद रखना है कि कभी आपसे एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन पूछा जाए तो आप 0 लिखेंगे, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन पूछा जाए तब आप π/2 लिखेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए 1 मिनट में। जब बाई की बात करेंगे तो बाई के पैरेलल ये लाइन चलेंगे। या अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, अगर हम आपसे बोल दें कि एक एक्स एक्सिस कोई रेखा है, उसका थीटा की वैल्यू या इंक्लिनेशन मान बताओ, तो आप ये कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस रेखा है वो तो यही है, और इसका एक्स एक्सिस के साथ आप झुकाव पूछ रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस के साथ झुकाव कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो इसको हम 0 बोलेंगे। अब आगे हो सकता है कि अगर ये कुछ आगे बढ़ेगा या इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, तो जो अगर कभी फिक्स वैल्यू पूछी जाएगी, हम आपको यह भी बताएंगे कि जो इंक्लिनेशन वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही हो सकती है, क्योंकि जब आप 180 से आगे बढ़ेंगे तो हम इसका एक्स एक्सिस का विपरीत दिशा में इंक्लिनेशन देखने लगते हैं। मतलब जब कभी आप इंक्लिनेशन वैल्यू की बात करेंगे, आप थीटा की वैल्यू बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सिर्फ और सिर्फ हम 0 से 180 डिग्री के बीच में ही रहेंगे। मतलब 0 से बड़ा रहेगा, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा रहता है थीटा का मान, जबकि 180 डिग्री से कम रहेगा, क्योंकि 179 तक तो 179 है, लेकिन जैसे 180 हुआ दैट इज 0, तब वो 0 का ही कार्य करेगा। तो आप याद रखेंगे जो इंक्लिनेशन वैल्यू होता है, कभी आपसे लिमिट पूछ दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है। जिन लोगों ने कभी पेपर दिया होगा या एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, वो आप जेई के सेट उठाइए, उसमें आपको मिलेगा कि लिमिट पूछ देता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस, या आपसे पूछ देगा व्हाट इज द लिमिट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो आप याद रखिएगा वो जो बिहाफ ऑफ इंक्लिनेशन वैल्यू के आधार पर हॉरिजॉन्टल लाइंस की लिमिट क्या होगी। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो आप याद रखना कि 0 डिग्री से बड़ा होगा या फिर 0 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन 180 से कम होगा। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, मतलब थीटा बड़ा होगा 180 से, और इधर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये बात आप याद रखेंगे। वहीं अभी हम इंक्लिनेशन ऑफ वैल्यू के साथ साथ जब हम स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे तब इन दोनों पर भी बात करेंगे, इंक्लिनेशन और स्लोप पर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि जो स्लोप होता है, स्लोप जब कभी हम स्लोप की बात करते हैं, अगर आपसे हम बोल दें कि स्लोप बताओ किसी भी लाइन का, तो रेखा की जो ढलान होती है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है और माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर आपसे उसने बाई चांस बोल दिया कि थीटा की वैल्यू या एम थीटा की वैल्यू
90 डिग्री है और आपसे पूछा कि रेखा का झुकाव बताओ, रेखा की ग्रेडियंट बताओ, इस बात को आप थोड़ा समझेंगे तो आप देखेंगे m इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 1/0, दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बाई डिफाइंड, या फिर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट लिख देते, अगर ये बात आप समझ सके तो आप समझो जब इंक्लिनेशन होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 0 से ज्यादा या फिर 0 से बराबर, 0 से लेकर 179 तक, जैसे आप 180 पर पहुंचेंगे दैट इज 0, तब वो 0 का ही कार्य करेगा। तो इंक्लिनेशन वैल्यू चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो, दो ही होंगी, 0 से लेकर 180 तक। अब अगर आपसे बोल दे कि ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जब आपसे पैरेलल बोल दे या आपसे बोल दे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही, मतलब एक्स एक्सिस की वो बात कर रहा है, तब वो इंक्लिनेशन जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी और वर्टिकल पर वो वैल्यू π/2 होगी। इस बात को आप याद रखेंगे, विशेषकर इस लिमिट को याद रखिए। ये था इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन में कुछ नहीं आपको देखना था, इंक्लिनेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने एक लिमिट बताई, वो लिमिट ये थी कि जो थीटा होगा, जो इंक्लिनेशन होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, ये हम गलत लिख गए, जो थीटा का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 180 से कम होगा। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 180 डिग्री रहेगा, जो 0 रहेगा, जो थीटा रहेगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 180 से कम होगा। जब कभी आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन के लिए लिमिट पूछी जाए तो आप इस बात को एक साथ लिख देंगे कि 0 से बड़ा और थीटा 180 से छोटा। ठीक है, अगर आपसे यही बोल दे कि एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस, तब आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0, और वहीं आपसे बोल दे कि ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर, तब आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 90। मतलब आप ये बात समझिए कि अगर कभी आपसे बाई एक्स की इंक्लिनेशन वैल्यू पूछी जाए तब आप वहां लिखेंगे कि जो वाई एक्स का इंक्लिनेशन वैल्यू वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, मतलब प्रवणता के रूप में, तब आप उसको लिखेंगे दैट इज नॉट डिफाइंड, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लिनेशन जो वैल्यू रहेगी थीटा बराबर 90 रहेगी और इसी को हम ग्रेडियंट और स्लोप फॉर्म में बोलेंगे तो m इज इक्वल टू 10 थीटा होता है और 10 90 का मान 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो वाई एक्सिस के लिए कभी जो स्लोप की बात है इसीलिए हम नहीं करते हैं। हम जब कभी स्लोप की ढलान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि ये स्लोप हर समय एक्स एक्सिस के साथ ही क्यों देखा जाता है। जब हम थीटा की बात करते हैं, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ झुकाओ, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ झुकाओ, जबकि हम ये क्यों नहीं कहते कि बाई एक्सिस के साथ धनात्मक झुकाओ। क्योंकि बाई एक्सिस के साथ धनात्मक झुकाव हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो स्लोप होता है वो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन से आता है, वो कोण से आता है, एंगल से आता है, और एंगल की वैल्यू वाई एक्सिस के लिए π/2 होती है, और जब आप π/2 रखेंगे तो ग्रेडियंट प्रवणता इनफाइनाइट बन जाएगी, मतलब अपरिभाषित बनेगी। इसीलिए कभी भी स्लोप ऑफ लाइन को ऑन द बिहाफ ऑफ बाई एक्सिस ना देखकर हम एक्स एक्सिस के आधार पर देखते हैं और उसकी पॉजिटिव साइड्स के साथ इसको लेते हैं। तो अभी हमने इंक्लिनेशन समझा। इंक्लिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये लिमिट याद रखनी है कि इंक्लिनेशन की लिमिट क्या होती है, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वर्टिकल लाइन हो, क्षैतिज रेखाएं हो या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो। इसके साथ हम देखें स्लोप ऑफ लाइन। जो हम लाइन का बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लाइन के बारे में बता चुके कि यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि लाइन इज नथिंग ओनली वन डायमेंशन फिगर। लाइन एक वन डायमेंशन फिगर होता है दैट हैज ए इनडिफिनिट लेंथ, जिसके पास परिभाषित या अपरिमित लंबाई होती है। लेकिन जब हम यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन पढ़ते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन या लाइन को हम 2 पॉइंट के आधार पर पढ़ते हैं, क्योंकि हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अब आप अगर सिर्फ और सिर्फ लाइन की बात करेंगे तो लाइन की ना तो लेंथ डिफाइन है, ना ही लेंथ अपरिभाषित है और ब्रेथ कुछ होती नहीं है, और वन डायमेंशन फिगर है। इसी पर जब हम 2 पॉइंट ले लेते हैं और इसी 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट मिलता है इसी को हम स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी 2 पॉइंट्स के बीच में घूमेगी। कभी इनकी स्लोप की बात करेगी, क्योंकि इनका जब रिलेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ देखेंगे तो ये स्लोप, ये लाइन सेगमेंट कुछ कभी स्लोप रखेगा, कभी इनके अलग अलग फॉर्म बनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन सिस्टम पर ही पॉसिबल है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि जब हम स्लोप ऑफ लाइन की बार बार बात कर रहे हैं तो लाइन की वही अपनी परिभाषा याद रखो जो आपको पता है। बाकी फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में आपको बता चुके। जब हम स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं तो आपको बता दें, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, हिंदी में प्रवणता भी बोलते हैं।
स्लोप का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है और उस लाइन का इंक्लिनेशन मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा है और इस थीटा को हम स्पर्श के साथ स्पर्श ज्या के साथ लेंगे। अब ये स्पर्श ज्या ज्योमेट्री वाली स्पर्श ज्या ना होकर ट्रिग्नोमेट्री वाली टेन है, मतलब इसको हम टेन थीटा से डिनोट करेंगे। दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। हम लाइन को मान लो कुछ भी मान लें, पी क्यू, ये किसी भी जो टेन थीटा रहेगा दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन पी क्यू। ये लाइन पी क्यू की प्रवणता रहेगी और उस प्रवणता को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एम से शो करेंगे। इसीलिए आप याद रखेंगे जब कभी हम स्लोप ऑफ लाइन की बात करेंगे तो वो एम बराबर टेन थीटा होगा। अभी हमने इंक्लिनेशन समझा, इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन समझी। स्लोप ऑफ लाइन और पॉइंट का जो कोलिब्रेशन बनेगा उन पर हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन पर बात करेंगे। इंक्लिनेशन के बारे में हमने आपको दो क्वेश्चन बताए, जो कि हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या हो सकता है। वहीं जब स्लोप ऑफ लाइन की बात आते हैं तो हम कन्वर्जन बिटवीन स्लोप ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इन दोनों पर बात करेंगे। अब आप अगर देखें तो इसमें इंक्लिनेशन भी शामिल हो गया है और उसके साथ साथ में ग्रेडियंट भी शामिल हो गई, प्रवणता भी शामिल हो गई। तो इनके लिए एक लिमिट आ जाती है कि अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि जो ग्रेडियंट है या जो प्रवणता है, अगर कभी आपसे उसके मान वैल्यू निकालनी हो, कि जो वैल्यू होगी, इस बात को आप याद रखेंगे, वो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, मतलब प्रवणता माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन जब कभी हम इंक्लिनेशन की बात करेंगे, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक्लिनेशन जो होगा उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और वो थीटा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, जबकि 180 से छोटा होगा। 179.99 तक तो वो इंक्लिनेशन अलग शो करेगा, लेकिन जैसे वो 180 बना वो जीरो का काम करेगा, वो जीरो का काम करेगा। तो अब मेरे हिसाब से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है। जैसे अगर इस पे आप कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आपसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट्स या स्लोप, तो पहला अगर आपको दे दे थीटा 0 डिग्री, ये अगर आपको दे दे, आप इस सवाल को देखिए और करके जल्दी से जल्दी इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंड द ग्रेडियंट। तब आप देखें, अगर हम इसमें इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट की बात करें तो आपको पता है कि इंक्लिनेशन तो ये है खुद, तो इसको हम 0 ही लिख देंगे। और जो स्लोप की बात आप करोगे तो स्लोप जो होगी वो m = tan थीटा होगा, जिसको हम tan 0 लिखेंगे। और tan 0 की मान आपको पता है कि tan 0 का मान भी 0 होता है। वहीं अगर हम आपसे कभी 45 डिग्री पर पूछे तो आप बताएंगे कि इंक्लिनेशन, तो आप समझ जाएंगे कि दैट इज द इंक्लिनेशन, जो फिक्स वैल्यू है। लेकिन अगर कभी आपसे प्रवणता की बात की जाए तो आप कहेंगे m बराबर tan थीटा, tan 45 का मान 1। वहीं जब कभी हम आपसे बात 150 की कर दें तब आप कहेंगे जो इंक्लिनेशन होगा वो तो 150 ही होगा, लेकिन जो प्रवणता होगी वो m tan 150 होगी, जिसे हम tan 90 + 60 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे cot 60, वो भी माइनस का cot 60। अगर माइनस का cot 60 लिखेंगे ये दैट इज -1/√3। अब आप शायद समझ गए जो बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन की वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक ही चलती है, वो हर समय डिग्री में रहेगी और उसकी वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही रहेगी। 180 डिग्री से कम होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। लेकिन जब कभी हम
ग्रेडियंट की बात करेंगे, प्रवणता की करेंगे, तो वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो आज आपने देखा होगा कि ग्रेडियंट के बारे में हमने देखा, साथ साथ में स्लोप ऑफ लाइन के बारे में हमने देखा। अगर इसी के साथ कभी आपसे कुछ प्रश्न पूछ दिए जाएं, चलो इसके साथ साथ आप एक चीज और देख लो, क्योंकि इंक्लिनेशन देख लिया, स्लोप ऑफ लाइन देख लिया, फॉर्म ऑफ लाइन कल की क्लास में रखेंगे क्योंकि वो एक अलग पूरी क्लास कवर करेगा। तो आज की क्लास में अगर हमने इंक्लिनेशन देखा, स्लोप ऑफ लाइन देखा, तो हम देख लें अगर कभी आपको 2 लाइन दे दी जाए, क्योंकि बात थोड़ी ज्यादा भी हो रही है, क्योंकि हमने आपको एंगल समझाना था, एंगल के साथ साथ हमने आपको स्लोप समझा दिया, अच्छी बात, क्योंकि दोनों रिलेट होते हैं। अभी हम लाइन की डिफिनीशन आपको बताए नहीं है, और लाइन की हम अलग अलग चीजों पर बात कर रहे हैं। लाइन की डिफिनीशन जब हम आपसे बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि आप पहले लाइन की डिफिनीशन देखें, इसके बाद हम देख लेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। जब हम लाइन की डिफिनीशन की बात करते हैं तो एक तो आपने ज्योमेट्री में आराम से पढ़ रखा होगा कि 1 डायमेंशन लेंथ जो होती है इंडेफिनिट पॉइंट्स इंडेफिनिट होती है, क्योंकि दैट इज मेड फ्रॉम इंडेफिनिट पॉइंट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, जो लेंथ होती है वो इंडेफिनिट होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट होती है। इंडेफिनिट अपरिभाषित नहीं बोलो, इनफाइनाइट बोलो, और इसी के साथ साथ लिखो इनफाइनाइट पॉइंट। वो तो रिजल्ट हमने बता दिया कि इंडेफिनिट होती है। वाकई में लेंथ की, अगर आप कभी लाइन की बात, लेंथ की बात करो तो वो इंडेफिनिट होती है, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। इसी के बारे में हमने देखा, और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो लेंथ होती है वो 1 डायमेंशन भी होती है। जब कभी आपसे लंबाई के, इसके अलावा अगर कुछ चीजें कभी आपसे लंबाई के बारे में पूछ दिया जाए कि क्या होता है, लंबाई क्या होती है, और लंबाई के साथ साथ में आपको क्या चीजें आनी चाहिए, तो आपको इसको समझना चाहिए। ये तो आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से डिफिनीशन थी जो हमने आपको बताई, लेकिन आपसे कभी अगर वो पूछ दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, क्योंकि जो लाइन की डिफिनीशन थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब लाइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, बात ये समझनी है हमें। देखो, अगर हम किसी भी कर्व की जैसे बात कर दें, आपने अगर इस चीज को हम समझाने से पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जैसे आपने फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, विस्थापन और दूरी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा जो विस्थापन होता है वो भी दूरी होती है, लेकिन वो एक ही बार निकाली जा सकती है, वो न्यूनतम दूरी होती है। और अगर आपसे हम कभी बोल दें कि कोई 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई कर्व फिगर है, यहां आपको एक पॉइंट यहां लेना है और एक पॉइंट यहां लेना है, हम आपसे कहें इनके बीच डिस्टेंस बताओ, तब आप कहेंगे कि जो इनके बीच डिस्टेंस है वो 2 तरीके से हो सकती है। हम कहेंगे क्या हो सकती है, तो आप कहोगे एक तो हम यहां से यहां सीधे गए, दैट इज डिस्टेंस, और दूसरा हमारा मन होगा हम कर्व के साथ जाएंगे, दैट इज डिस्टेंस। अब मान लीजिए यहां कोई अलग पॉइंट भी है, कोई ये पॉइंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, जो कि हमने पूरी दूरी, पूरी लंबाई चली, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसको भी हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि दूरी को हम 2 तरीके से परिभाषित करते हैं, एक तो सीधी दूरी, एक चली गई कुल लंबाई, उल्टी सीधी जैसी आप चल पाओ वैसी। तो जो सीधी दूरी होती थी उसको हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। इसी विस्थापन को हम यहाँ स्ट्रेट लाइन के नाम से जानेंगे। अगर ए से बी पॉइंट तक आपको जाना है तो जो ये सीधी दूरी, सीधी लंबाई आप चलते हो, इसी लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते थे, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के नाम से जानेंगे। जब हम लाइन की बात करते थे तो लाइन में कोई डिफाइन होती नहीं थी, क्योंकि लाइन की कोई पता नहीं कि लाइन की कितनी लंबाई होगी, कितनी उसकी लेंथ है, हम इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब लाइन सेगमेंट की हम बात करते थे तो वो डिफाइन हो जाती थी, लेकिन वो यूक्लिड ज्योमेट्री में थी, प्योर ज्योमेट्री में थी, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आप याद रखिए कि जब कभी आपसे लाइन सेगमेंट की हम बात करेंगे, तो जब कभी हम आपसे स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ए से बी तक की सीधी दूरी होगी,
अगर ये ए से बी तक की जो सीधी दूरी होगी इसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, जबकि इसको भी हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते थे, लेकिन ये कर्व है और इस कर्व के कारण इस स्ट्रेट लाइन को आगे चल के हम अलग अलग फिगर में पढ़ते हैं, जिसको हम 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं। 1 डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और उसी स्ट्रेट लाइन को हम फिजिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जानते हैं। उसमें पॉइंट में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों फिक्स रहते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें आपसे कि तो आप याद रखना कि अगर लाइन की हम डिफिनेशन दें तो आप याद रखना दिस इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन की है डिफिनेशन। ये दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपसे अगर कभी कोई पूछे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से स्ट्रेट लाइन की परिभाषा बताओ, तो आप कहेंगे दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये न्यूनतम दूरी है किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो न्यूनतम होगी उसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी स्ट्रेट लाइन पर अगली क्लास में हम पूरा आपको बताएंगे, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी हो सकती है। आपका मन होगा आप ओरिजिन से ले जाएंगे, आपका मन होगा आप यहां से ले जाएंगे। तो अगली क्लास में हम इसी स्ट्रेट लाइन पर बात करेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म की बात करेंगे। ये फॉर्म में जब 1 पॉइंट दिया होगा और कभी स्लोप दिया होगा तो उसकी बात करेंगे। 2 पॉइंट से हम किस हिसाब से फॉर्म ऑफ लाइन निकाल सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो चीजें समझी वो सिर्फ और सिर्फ इतना समझा। पहला तो समझा इंक्लिनेशन, और आपको इंक्लिनेशन के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसकी आपको लिमिट भी पता होनी चाहिए। बाकी इसके साथ साथ जो भी हमने बताया उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमने स्लोप ऑफ लाइन समझी। अब आप याद रखिए भी स्लोप ऑफ लाइन जो हमने समझी वो सिर्फ और सिर्फ हमने प्रवणता के बारे में देखा। हमने देखा कि प्रवणता को हम किस साइन से डिनोट करेंगे उसके बारे में देखा। जब हम प्रवणता, जब इस स्लोप को हम लाइन के साथ कोलैबोरेट करेंगे तब उसके साथ हम अलग इक्वेशन बनाएंगे। जब 1 पॉइंट होगा और आपको गलती से 1 पॉइंट दिया है और स्लोप ऑफ लाइन दे दिया है, तब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मतलब आपसे कभी स्लोप दे दी है, m दे दिया है और 1 पॉइंट दे दिया है x1 और y1, तब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? या फिर कभी आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं और स्लोप दे दी है, तब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इन सब पर हम बात अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगली क्लास फॉर्म ऑफ लाइन पर ही रहेगी। तो आज की क्लास में हमने इंक्लिनेशन देखा, स्लोप ऑफ लाइन देखी, इसके साथ साथ हमने स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन देखी। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट लाइन जब यूक्लिड ज्योमेट्री में होती है तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोलते हैं कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि सीधी दूरी होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से डिनोट करते हैं कि अगर ये कोई मान लीजिए लाइन है, इस लाइन पे अगर कोई 2 पॉइंट ले ले हम, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। या फिर किसी कर्व की बात अगर हम कर रहे हैं तो उस कर्व पर जो ये दूरी होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि ये जो दूरी होगी दैट इज लाइन, वो रेखा होगी। और रेखा जो होती है वो पूरी दूरी होती है, जबकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो आज की क्लास में इंक्लिनेशन, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि ये बेसिक चीजें, ज्यादा बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप यकीन मानो कि जो भी फैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे हमें सीखना है। धीरे धीरे करके हम इतनी अच्छी मजबूत पकड़ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन पर कि कोई भी प्रश्न आपको फंसेगा नहीं। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए क्लास बोरिंग हो सकती है, लेकिन जो यकीनन पढ़ना चाहते हैं, जो एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं और जो इंक्लिनेशन स्लोप ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन स्लोप ऑफ लाइन में कभी डाउट नहीं चाहते, वो इस क्लास को जरूर देखें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अर्थ एकेडमी के टेलीग्राम। इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से अर्थ एकेडमी के ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अर्थ एकेडमी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ये वीडियो 11th का बच्चा हो या 12th का हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी हो, आप लैंग्वेज देख रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, उनके साथ भी शेयर करिए। एयरफोर्स एनडीओ के लिए तो है ही अच्छी। बाकी जिन लोगों को इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन में डाउट रहता था वो समझे, जो लोग थीटा और एम के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते थे वो समझे कि जो एम है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, जबकि इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ 180 से कम और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखें और क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।